चलिए, तो चिल्ड्रन लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। स्वाद अनुसार आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया था, तो शायद आपका आंसर गड़बड़ हो गया होगा। यहाँ पे लिखा था बच्चों कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 15% निकालना है, एंड आई बाय मिस्टेक टोल्ड की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन दोनों को मिलाकर आएगा, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एंड ऑल दैट। गॉट इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आपको फिर से करना पड़ेगा। चलिए, एक क्वेश्चन कंपैरेटिव का और करेंगे बच्चों, और फिर चलेंगे हम अपने सो कॉल्ड कंपैरेटिव बैलेंस शीट के ऊपर। रेडी एवरीबॉडी? चिल्ड्रन रेडी एवरीबॉडी? चलिए, इस क्वेश्चन नंबर 11 विजिबल टू एवरीबॉडी बच्चों? सबको नजर आ रहा है ठीक से? चलिए, तो वेरी क्विकली चिल्ड्रन झटपट ड्रॉ कर लेंगे आप फॉर्मेट एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल का, और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। रेडी एवरीबॉडी? बनाइए सुपर क्विकली चिल्ड्रन। फॉर्मेट पेज को सेंटर फोल्ड करेंगे सब बच्चे। लेफ्ट कॉलम में आप एक पर्टिकुलर्स और नोट नंबर को ही बस ड्रॉ करेंगे चिल्ड्रन। राइट साइड लास्ट कॉलम इज परसेंटेज चेंज, सेकेंड लास्ट कॉलम इज एब्सोल्यूट चेंज, एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन आईएससी स्टूडेंट्स पहले करंट ईयर लिखेंगे और बाद में प्रीवियस ईयर, सीबीएसई स्टूडेंट्स पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे और बाद में करंट ईयर। तो पिछले लेक्चर में मैंने पहले प्रीवियस ईयर लिखा था, बाद में करंट ईयर लिखा था, तो आज फॉर अ चेंज पहले करंट लिखूंगा और फिर प्रीवियस। तैयार हैं लोग मेरी बात सुनने के लिए? चलिए बच्चों, सो पुट द हेडिंग एट द टॉप, कंपैरेटिव स्टेटमेंट of profit and loss. You can write comparative income statement as well for the periods ending 31st March डॉट भी चलेगा बच्चों। अगर आप लिखना चाहें पूरा तो लिख भी सकते हैं, नो इश्यूज। 2012 and 2013। Let's quote this. Particulars नोट नंबर की वैसे आपको जरूरत तो नहीं है, बट ऑथर्स हैव सेड टू ड्रॉ, तो बना लीजिए। तो बच्चों 2013 31.03.13। सो आईएससी स्टूडेंट्स इसी सीक्वेंस में लिखेंगे जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं। सीबीएसई स्टूडेंट्स सो कॉल्ड लिखेंगे पहले 2012 और बाद में 2013। देन वील पुट हियर एब्सोल्यूट चेंज, एंड देयर आफ्टर बच्चों हम लिखेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज परसेंटेज चेंज। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो इफ पीपल परमिट साथ साथ लिखते हैं, साथ साथ लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे चलन? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। डू वी हैव एनीथिंग कॉल्ड एज अदर इनकम चलन? नो। यू कैन राइट टोटल इनकम एज वेल एज, अगर आप टोटल रेवेन्यू भी लिखना चाहें तो वो भी गलत नहीं होता। देन चिल्ड्रन आप लेस करेंगे व्हाट? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आप क्या क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिएगा। वी हैव फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, and thereafter we have other expenses, and thereafter we'll be putting what? Total expenses. We have tax rate as well.
तो आप लिखेंगे लेस, सॉरी पहले हमारा प्रॉफिट आएगा, आई थॉट की प्रॉफिट में लिख चुका हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस भी लिख सकते हैं, माइनस साइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। प्लीज नेवर राइट टैक्स पेड, इट इज ऑलवेज प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि हम इस साल जो टैक्स पे करेंगे वो पिछले साल का होगा, और जो इस साल का टैक्स होगा दैट विल बी पेड इन नेक्स्ट ईयर। सर ऐसा क्यों? भाई 31 मार्च को तो आपको पता लगेगा कि आपकी कमाई है कितनी, तो सर क्या पूरा टैक्स? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अज्यूम करता है कि भाई आप लगभग फरवरी तक तो समझ चुके हैं कि आपका प्रॉफिट कितना है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का जमाना है। मार्च में भी अगर मैं बात करूं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है चिल्ड्रन, तो आपको लगभग 20-25 मार्च तक पूरे साल भर के प्रॉफिट का एक सुपर एस्टिमेशन मिल जाता है। नहीं भी मिलता कोई बात नहीं, प्री अजम्पटिव बेसिस वर्ड यूज करते हैं। व्हाट? प्री अजम्पटिव। इट इज अ प्री अजम्पशन कि आपने जितना कमाना है इस साल, फरवरी तक आपको मेजॉरिटी पता लग जाता है आपका प्रॉफिट कितना है, उस पे जितना टैक्स बना दैट यू आर सपोज टू पे प्रायर 31 मार्च, जिसको बोलते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। व्हाट? एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। देन मार्च की आपकी जो परचेज सेल होगी, जो आपको बैंक से इंटरेस्ट वगैरह मिलना है, वो बैंक आपको 31 मार्च के बाद 6-7 अप्रैल को ही स्टेटमेंट दे पाएगा, उससे पहले वो भी बहुत बिजी है, खाली नहीं है। बट आजकल तो आप आज एफडी कराइए, अगले 10 साल में कितना इंटरेस्ट मिलना है आपको बैंक पूरा स्टेटमेंट पहले से बताता है। बट देन टू आप उसे इनकम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक बैंक अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री पास करके आपकी एफडी में पैसा जोड़ ना दे। पीपल अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? तो आपकी जो ट्रू इनकम है वो 8-9 अप्रैल तक ही पता लग पाएगी, बट मेजॉरिटी इनकम आपको पहले से पता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई जितना आपने लगभग फेब तक कमाया वगैरह, उसका प्री अजम्पटिव बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट करके 31 मार्च से पहले दे दीजिए। उसके बाद कंपनीज अगर हैं तो इनका ऑडिट भी कंपलसरी है। तो इंडिविजुअल पर्सन जैसे मैं और आपके पेरेंट्स हो गए मान लीजिए, सोल प्रोप्राइटर, तो 31 जुलाई इज द डेडलाइन। 31 जुलाई, अगर आपने 31 जुलाई तक अपना पूरा टैक्स जितना देना है नहीं दिया तो हैवी ड्यूटी पेनल्टी इंपोज होती है। व्हाट इट क्लियर? कंपनीज के केस में इसे अक्टूबर तक कर दिया गया है, मेनी केसेस में 30 सितंबर तक होता है, बट एक्सटेंशन मिलते हैं बीच में। तो कंपनीज के लिए क्योंकि ऑडिट कंपलसरी है तो उनकी डेडलाइन 30 सितंबर है, बट एक्सटेंशन हो गया तो अक्टूबर तक चला जाता है। और इंडिविजुअल्स के केस में 31 जुलाई इज द डेडलाइन, एक्सटेंशन हुआ तो अगस्त सितंबर, बट इस साल तो गवर्नमेंट ने कोई एक्सटेंशन दिया नहीं। अगर आपने वहां तक टैक्स नहीं पे किया तो हैवी ड्यूटी पेनल्टीज इम्पोज्ड। तो जो टैक्स आप 31 मार्च से पहले पे करेंगे उसको पेड बोलेंगे, वो पिछले साल का ही होगा, इस साल का पूरा पूरा नहीं होगा। इस साल का तो एस्टिमेट है कि इतना देना पड़ सकता है, तो दैट एस्टिमेशन इज कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर टैक्स। समझ में आ गया? एंड देयर आफ्टर वील बी पुटिंग द टेक्स्ट व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबने यहां तक लिख लिया चिल्ड्रन? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अंडरस्टूड वेल? अंडरस्टूड वेल? नो इश्यूज टिल दिस पॉइंट? पक्का कंप्लीट करिए यहां तक। तो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। सीबीएसई स्टूडेंट्स पहले लिखेंगे 8 लाख और बाद में लिखेंगे 10 लाख, एंड आईसी स्टूडेंट्स पहले लिखेंगे 10 लाख और बाद में लिखेंगे 8 लाख। व्हाट इज द डिफरेंस चिल्ड्रन? 2 लाख। वेरी गुड। साथ साथ करते चले बच्चों, पूरा पूरा पक्का। 2 लाख अपॉन 8 लाख, परसेंटेज हमेशा प्रीवियस ईयर के बेसिस पे निकलेगा, तो इट इज व्हाट परसेंट चिल्ड्रन? 40%। मैथ्स के हिसाब से निकालना है सारा परसेंटेज, ठीक। 40% आपकी, सॉरी 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 आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी 25, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैंने 8 और 10 को कंपेयर कर दिया, फिर 20 पता नहीं कहां से चला है, लेट इट बी। 25% आपकी सेल बढ़ गई, इट इज अ साइन ऑफ ग्रोथ और फॉल चिल्ड्रन फॉर द बिजनेस? साइन ऑफ ग्रोथ। तो एज एन इन्वेस्टर जब आप ये स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा दैट कंपनी का सेल बढ़ रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट फाइनली बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। गॉट इट क्लियर? 2 लाख 8 लाख का 1/4 होता है भाई, तो 1/4 ऑफ 100 इज 25। चलिए, कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम चिल्ड्रन 58 and 60%।
तो हम पहले 58% जब निकालेंगे 10 लाख का चिल्ड्रन, तो ये कितना आ जाएगा 5,80,000, और 60% जब आप 8 लाख का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 480. व्हाट इज द डिफरेंस चिल्ड्रन? 1 lakh rupees. Now 1 lakh will be calculated as a percentage of 48 lakhs. कितना आ जाएगा? Sorry, 4,80,000. 4,80,000 चलो. It is 20.83%. तो आपकी जो सेल है वो 25% बढ़ी, बट खर्चा जो आपने मटेरियल पे ज्यादा किया वो सिर्फ लगभग 21% किया. तो कहने का मतलब आपके खर्चे उतने नहीं बढ़े जितनी आपकी सेल बढ़ गई है. तो इट इज अ साइन ऑफ ग्रोथ अगेन. अगर आपका खर्चा भी 25% बढ़ा, सेल भी 25% बढ़ गई, तो आपने कुछ खास कमाया नहीं है. अदर एक्सपेंसेस, मटीरियल कंज्यूम्ड का 10%. तो बच्चों 5,80,000 मटीरियल कंज्यूम्ड है, 10% इज 58, और ये हो जाएगा चिल्ड्रन 15% 4,80,000 का 72,000. Difference of 72 and 58 is what children? 14,000. Because the value is decreasing, previous year में ज्यादा था, current year में कम, तो you happen to write it in brackets. Now 14,000 is what percentage of 72,000? 19.44%. IC स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट है बिकॉज उनके पास कैलकुलेटर है, बट सीबीएसई वाले बच्चे परेशान ना हो. एग्जाम में जो वैल्यूज आएंगी, मतलब सारी की सारी तो राउंड ऑफ नहीं आएंगी, बट 50-60% वैल्यूज ऐसी होंगी जो आप मेंटली कैलकुलेट कर लेंगे. हाँ, आधा क्वेश्चन लगभग ऐसा होगा, आधे में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. और ऐसी में अगर ऐसा क्वेश्चन इसी साइज का 10 मार्क्स का बाई चांस आ जाए तो आपको कैलकुलेशन लिख के दिखाने पड़ेंगे. ये नहीं कि कैलकुलेटर पे हाथ टिप टिपा दिए, पियानो की तरह सॉन्ग निकल गया, नंबर भी निकल जाएंगे. बट अब क्योंकि आईसी में भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का ब्रेकअप करके आता है, व्हाट इट क्लियर, तो इसलिए वहां पे भी ये क्वेश्चन 4 और 6 नंबर का ही है. सो चिल्ड्रन टोटल इज 5,80,000 प्लस 58,000. हाउ मच? 638. एंड हियर इट इज चिल्ड्रन 522. 480 प्लस 72. हाँ, यस, क्या पूछा है? तो इसका परसेंटेज भी माइनस में होगा. लॉजिकली ये गलत है, क्योंकि ऊपर जब हम एब्सोल्यूट चेंज लिखते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. बट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मेनी ऑथर्स डूइंग दिस. ओ सॉरी, 552 लिखना था, गलती से 22 छप गया. चलिए, 552 एंड 638 का चेंज आएगा बच्चों 86,000. अगेन चिल्ड्रन, प्रीवियस ईयर की वैल्यू कम है और करंट ईयर की ज्यादा है तो पॉजिटिव है. 86,000 एज अ परसेंटेज ऑफ 5,52,000 is 15.57%. कर लिया सही? चलिए, तो बच्चों बात समझ में आ गई, हाउ वी डिड दिस. चलिए, अब इतनी कहानी के बाद प्रॉफिट निकाल लेते हैं. 10 लाख माइनस 638 वुड बी 3,62,000, और 8 लाख में 5 लाख गया तो बच्चा 3 लाख, और 52,000 और चला गया 248. 248 से 362, 1,14,000 आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया. नाउ दिस 1,14,000 is what percentage of 2,48,000? Answer is 45.96%. ध्यान से बच्चों बात को सुनिएगा, बिकॉज ये चीज बुक में कहीं नहीं लिखी और ये बच्चे समझते भी नहीं और एग्जाम में गलती कर देते हैं. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा 25% सेल आपकी, बट योर प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय अराउंड 45%. 45.96 या 45 आप बोल सकते हैं. गॉट इट क्लियर? सो इसका रीजन क्या है? एक तो आपका एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल पे बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ. दूसरा चिल्ड्रन, योर अदर एक्सपेंसेस हैव शोन अ डाउनफॉल. तो ये दोनों रीजंस थी आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए. समझ में आ गया? तो आपसे थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एन इंक्रीज इन आरएफओ बाय 25% leads to a higher increase in profit say by 45%. Interpret the statement.
एक ही बात है 45 46। इंटरप्रेट द स्टेटमेंट, तो आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इंटर में तो आ ही चुके हैं, पर कर दे तो इंटरप्रेट हो जाएगा। तो आपको ऐसे स्टेटमेंट्स वहां लिखने पड़ेंगे। अब बोर्ड में ऐसा पूछा जाता है बेसिकली। ओके, चलिए बच्चों टैक्स निकालते हैं। 3,62,000 पे so called 40% है children, which is 1,44,800 rupees, and 248 पे है children, so called 45%, that is 1,11,600। Let's calculate the difference। ये आएगा children 33,200 rupees, and 33,200 as a percentage of 1,11,600 would be 29.74। you can roughly do it 75 because 749 आ रहा है, and 362 में चिल्ड्रन माइनस करेंगे 144,800, तो ये आएगा 2,17,200। 248 minus 111,600 is 136,400, and 217,200, 80,800 is the increase in your profits, which is so called 59.24%। तो आपकी सेल बढ़ी बच्चों 25%, प्रॉफिट 60% के आसपास आपका बढ़ा हुआ है। तो इट्स अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द बिजनेस फाइनेंस। खोपड़े में बात गई। अब अगर इतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी वुड बी वेरी गुड और वेरी बैड। वेरी गुड। तो ये सब चीजें बेसिकली कंपैरेटिव स्टेटमेंट में समझनी होती है स्टूडेंट्स को, जो जनरली बच्चे समझने में ध्यान देते ही नहीं। दे थिंक कि बस सवाल कर लें काम खत्म। सवाल कर लेंगे काम तो खत्म हो जाएगा, बट प्रॉब्लम आ जाएगी आपको आगे चलकर। रेडी एवरीबॉडी चलन? तो थोड़ी सी लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लें। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बच्चों लाइन ड्रॉ करके कवर करेंगे आप। देन चिल्ड्रन अंडरनीथ एक्सपेंसेस, दैट्स इट। उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ऑल इजी गोइंग। समझ में आ गया? फर्दर आप यहाँ पे स्केच ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बिलो सो कॉल्ड प्रोविजन फॉर टैक्स, एंड हेयर यू कैन ड्रॉ अ डबल लाइन। ये सब तो प्रेजेंटेशन है। सो एवरीबडी अंडरस्टूड चिल्ड्रन? एवरीबडी अंडरस्टूड? तो बच्चे जरा थोड़ा सा ध्यान एक और दे दें। फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स दिस इंफॉर्मेशन विल कम हेयर, एंड दिस इंफॉर्मेशन विल कम हेयर। फॉर आईसी स्टूडेंट्स जैसा फॉर्मेट बना है वैसा ही बनेगा। समझ में आ गया? चलिए, तो किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों इसको समझने में? सब समझ गए? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। और आज एक दूसरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे विच इज टाइटल्ड एज कंपैरेटिव बैलेंस शीट। पहले मैंने सोचा था आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल पढ़ा दूं, क्योंकि पहले 3 कॉलम सेम है। फिर मैंने सोचा पहले मैथ थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप ये काम करेंगे। होमवर्क नोट कर लीजिए चलो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का पीएल का फ्रॉम डीकेजी सेट। आपको नजर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, मिल गया? उसमें तो 8 से 20 दिया था, 20 रिपीट कर लीजिएगा। यहाँ पे बच्चों 4 से स्टार्ट करेंगे एंड कहां तक चलेंगे? 13 तक चलेंगे। ठीक बच्चों, 4 से 13, और उसके बाद चिल्ड्रन 17 से स्टार्ट करेंगे और आएंगे आप चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। 27 तक तो नजर आ रहा है। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 तक चिल्ड्रन। 29-33।
सॉरी 29 नहीं, कहाँ से? हाँ 17-33, ये तो एडिशनल में था। और पहले वाले में कहाँ से कहाँ तक? 4 to 13। जितने ज्यादा कैलकुलेशंस आप करेंगे, एडवांटेज ये होगा कि कैलकुलेशंस आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएंगे। फिर जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आपको कैलकुलेटर क्या, मैनुअली क्या, बस सीधे देख के आपका आंसर आ जाएगा। आप इतना स्ट्रांग हो जाएंगे। इस होमवर्क को कराने का बस यही लॉजिक होता है, ताकि आप कैलकुलेशन में टाइम ना वेस्ट करें। कॉन्सेप्ट के नाम पे बहुत आसान चीज है ये। समझ गए सब लोग? चलिए बच्चों, लेट्स गेट डाउन विद व्हाट इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सबको नजर आ रहा है बच्चों? पर्टिकुलर्स कॉलम में आपको इक्विटी, लायबिलिटी, सारी वही चीजें नजर आ रही हैं जो हमने पढ़ी थी बैलेंस शीट में। सिर्फ और सिर्फ आइटम्स फर्क होंगे, मैथ्स वही चलेगी जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल में थी। सीबीएसई स्टूडेंट्स करंट वर्ड की जगह प्रीवियस लिख देंगे और प्रीवियस वर्ड की जगह करंट। आईसी स्टूडेंट्स जैसा ये लिखा है वैसा ही आप लिखेंगे। डन ऑल? चलिए, सो बच्चों सेम है एकदम, डिट्टो सेम, कोई चेंज नहीं है। आपके सामने ये क्वेश्चन आपको मिल गया। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ जे लिमिटेड एंड यू आर इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर व्हाट चिल्ड्रन? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। दिस इज द करंट ईयर एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर। अभी एक क्वेश्चन मैंने किया था जिसमें करंट ईयर को पहले लिया था, गिविंग प्रेफरेंस टू आईसी स्टूडेंट्स। अब चांस किसका है खिड़की के बगल में बैठने का? सीबीएसई वालों का। कोई दुखी तो नहीं है? चलिए, तो सबसे पहला काम, यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज अप्लाई करूंगा। आई वुड लाइक टू पुट हेयर प्रीवियस ईयर फर्स्ट। तो सीबीएसई स्टूडेंट्स लिखेंगे 2016 फॉलोड बाय 17। आईसी स्टूडेंट्स विल राइट 17 फॉलोड बाय 16। पहले उनका 17 आएगा, बाद में 16 आएगा, ठीक। और बैलेंस शीट के क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया चीज होती है बच्चों, मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे, दुकान सजी रहेगी पहले से। आपको पिक एंड चूज नहीं करना है, हैम्पर्स आर देयर। बट स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आपको 1 किलो आलू, 2 किलो दाल, ये सब तुलवाना पड़ता है। तो जब स्टेटमेंट ऑफ पीएल करते हैं तो ऐसा लगता है सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहे हैं। जब कंपेरेटिव बैलेंस शीट करते हैं तो ऐसा लगता है शॉपिंग मॉल में सब कुछ सेटल्ड है बेसिकली। समझ गए? तो इसलिए बैलेंस शीट में प्रॉब्लम बहुत कम होती है। और थोड़ा सा अगर आप फंस भी जाए ना एग्जाम में तो प्रॉब्लम नहीं है, कैश फ्लो का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, वहां बैलेंस शीट पूरी बनी रहेगी। तो जो भूल जाए वहां से देख लें। बट एग्जामिनर को बंद पता है कि सर मैंने यहाँ से देखा है, अनफेयर मीन्स का केस लगा के जेल भेज देगा आपको। नहीं समझ में आया बात को? समझ में आ गई बात? चलिए, तो सबसे पहले बच्चों जो कंटेंट क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस शीट में लिखना स्टार्ट करते हैं सब लोग। लेट स्टार्ट। इक्विटी एंड liabilities, the title. Then we have shareholders, funds. Thereafter we have children share capital. Then we have reserves and surplus. I may write in short forms, but you're not supposed to do this, children. Thereafter we have what is called as non-current liabilities. Underneath this we have, children, what? Long-term borrowings. क्या हमारे पास क्वेश्चन में बच्चों लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है? नहीं है। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स। बड़ा पकाऊ क्वेश्चन भी होता है इसका, बट काफी बच्चे इसी के भरोसे पास हो जाते हैं बोर्ड में। सीबीएसई ने इसको 2023 वाले एग्जाम में हटा दिया था, कितने निपट गए इसी चक्कर में, 21-22 पे आके रुक गए। 4 नंबर का आ जाता, बेचारे पास हो जाते हैं। धोखेबाजी हो गई उनके साथ। एंड देन वी हैव चिल्ड्रन व्हाट? टोटल। हाँ वापस आ गया, जब पता लग गया कि झटका लग गया वापस ले आओ। जैसे सरकार टैक्स रेट बढ़ा दे, लोग टैक्सी चोरी बढ़ाते हैं, सरकार टैक्स रेट कम कर देती है फिर। समझना क्या? जैसे आप बच्चों मम्मी बोलते हैं मोबाइल दो तो खाना खाएंगे, पहले तो मम्मी 2 झापड़ मारे, तब भी असर नहीं हुआ। फिर मम्मी को लगा खाना बाहर फेंकना पड़ेगा, वेस्ट जाएगा, तो मोबाइल दे ही दिया आपको। समझे कि नहीं? नेक्स्ट, असेट्स में नॉन करंट असेट्स। एंड अंडरनीथ नॉन करंट असेट्स क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड, टैंजिबल और इनटैंजिबल। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं फिक्स्ड, टैंजिबल
and fixed intangible. Then we have children current assets में 2, it is inventories and cash and cash equivalents followed by total. Quickly. So let us put the values, children. 2016 की वैल्यू है 15 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 2 लाख. So it is 15 lakhs. Then it was कितना था 15 के बाद? 4 lakhs. Non-current liabilities. After that, that's it. और भी कुछ? अच्छा, सॉरी, रिजर्व वाज 4 लाख. वही मैंने कहा मेरे से मिस काम पे हो गया. दिस इज 6 lakhs and this is 2 lakhs. टोटल कर देते हैं. 15 plus 4 is 19, 21, 27. And assets में children it is 15,642. Coincidentally same. $15 lakh, 6 lakh, 4 lakh and 2 lakhs. ये नहीं है 2016. मैं पहले 16 लिख रहा हूँ ना. पहले ऐसी वाले रियल थे, सीबीएसई वाले कजन. इस क्वेश्चन में सीबीएसई वाले रियल हो गए, ऐसी वाले कजन हो गए. चलिए. एंड प्रेजेंट ईयर में चिल्ड्रन 23, 9 and 3. ओके. 20 lakhs, 3 lakhs, 9 lakhs and 3 lakhs. अभी इसमें मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा, और जब आप इसका एनालिसिस समझेंगे चिल्ड्रन, तब आपको कैश फ्लो रेशियो कुछ पल्ले पड़ेगा, नहीं तो उड़ेगा सिर्फ ऊपर से. So 23 and 3, 26 and 9 is 35. And children, assets में 29, 3, 3. Three and 3. The total is 35 lakhs. Quickly update. चलिए. So children, now the next step is to calculate absolute change. Let's start. 15 and 20, the change is 5 lakh. 3 lakh and 4 lakh, the change is 1 lakh but in minus. अब शेयर कैपिटल अगर इंक्रीज कर रहा है, it means we must have issued more shares. More shares issued mean more money must have flown into the business, and we must have employed this money in buying either fixed assets or in financing day-to-day activities of the business. समझ गए? रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो रहा है, या तो आपने राइट ऑफ किया होगा कोई लॉस, या तो आपने कोई पेमेंट्स किए होंगे प्रॉफिट में से. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी चिल्ड्रन इंक्रीज कर गया, 6 से 9 हो गया. तो अगेन बिजनेस में फंड्स का सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट और हो रहा है. हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड जो है बढ़ गया, वो 2 lakh and 3 lakh. इट इज अगेन इंक्रीजिंग बाय व्हाट चिल्ड्रन? 1 lakh. मतलब हमने उधार में ज्यादा गुड्स खरीदे तो हमारी मार्केट रेपुटेशन भी ज्यादा है. So 27 and 35, what's the change children? 8 lakhs. ऐसे ही let us do for assets. 5 लाख की आपकी बच्चों टैंजिबल असेट्स बढ़ी और 3 लाख की इनटैंजिबल असेट्स. अ वेरी क्लोज कोरिलेशन. जितना शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स बढ़ा था उतना ही नॉन करंट एसेट बढ़ रहा है. तो इससे साबित होता है कि कंपनी मस्ट हैव यूटिलाइज्ड द फंड्स टेकन फ्रॉम शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स इन परचेजिंग टैंजिबल एंड इनटैंजिबल असेट्स. तो इससे शेयर होल्डर्स जाके फैक्ट्री में तो देखेंगे नहीं, बट यहाँ पे इनको पता लगेगा. अब कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे, सर हो सकता है फेक इंफॉर्मेशन हो. फेक हो ही नहीं सकती. आप ऑडिटेड स्टेटमेंट देख रहे हैं. व्हाट? ऑडिटेड. ऑडिटर ने चेक किया होगा फैक्ट्री में मशीन है कि नहीं है, तब उसने अप्रूवल दिया होगा बैलेंस शीट में लिखने के लिए. 4 lakh and 3 lakh children. Inventory has gone down or gone up? Down. Low stocks मतलब हमारी सेल ठीक ठाक हो रही है और हमारा स्टॉक पाइलिंग अप नहीं हो रहा,
तो स्टॉक अगर रिसेशन भी आ जाता तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बट ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक्स्ट्रा कैश रख के कोई कैश अंडे तो देगा नहीं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। आपको यही सबसे अच्छा लग रहा होगा कि सर ज्यादा कैश है तो बढ़िया बात है ना। नो, इट इज प्रॉब्लमेटिक कि क्यों आपने ज्यादा कैश अपने पास रखा है। इट मस्ट हैव बीन एम्प्लॉयड समवेयर। तो सबने एब्सोल्यूट चेंज फिल कर लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? चलिए, 5 lakh as a percentage of 15 lakh is 33.33%. 1 lakh as a percentage of 4 lakh, 25% in brackets. 3 lakh as a percentage of 6 lakh is 50%. I said ना, majority values तो ऐसे आएंगी कि आप देख के कैलकुलेट कर लेंगे. And then children, what is 8 lakh as a percentage of 27? 29.63. मतलब ओवरऑल आपकी लाइबिलिटीज में लगभग 30% का एनहांसमेंट हो गया. हाउ मच? 30%. Then children, again it is 33.33. Here it is 50%. Here it is 25%. And here it is 50%. तिवारी जी, कोई समस्या आपको? पूछिए. 8 lakh upon 27 lakh. 8 lakh upon 27 lakh into 100. 29.62 आएगा. 63 कर सकते हैं क्योंकि 29.629 आ रहा है. ये जितना भी हम परसेंटेज निकाल रहे हैं मैथ्स के हिसाब से निकाल रहे हैं. जिनको मैथ्स नहीं आती वो 5वीं की मैथ्स की किताब खरीदें पहले, तब उनको समझ में आएगा हो क्या रहा है. गॉट इट? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलिए, बचपन में गेम खेला होगा विष अमृत. विष तो पता नहीं कौन सा था, अमृत ये था. सो चिल्ड्रन, पहले यहाँ पे प्रीवियस ईयर दिया हुआ है और फिर क्या दिया है? करंट ईयर. मिल गया सबको? मिल गया? पक्का? कंफर्म? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे. या चलिए, थोड़ी सी ममता झलक रही है मेरे मन में, मैं आपको एक वीटो पावर दे देता हूं. एंड व्हाट इज द वीटो पावर? द वीटो पावर इज, आप इसी के आगे 2 कॉलम और बना लीजिए. बट ये वीटो पावर काम किसकी आएगी? सीबीएसई स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको पहले प्रीवियस लिखना होता है. बट कोई बात नहीं, आईसी वाले बच्चे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ऐसे ही कर लीजिए एक बार. एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज. बी क्विक. सॉरी चिल्ड्रन, इट्स नेटवर्क इशू. तो समझ में आ गया? तो यहीं पे आगे आप 2 कॉलम और बना लीजिए और इसी में झटपट स्टार्ट कर दीजिए. तो आपको सिर्फ एब्सोल्यूट चेंज से स्टार्ट करना होगा. ये काम चोरी एग्जाम में मत कर दिए, क्वेश्चन पेपर में बना के आगे 2 कॉलम और घर लाके पापा मम्मी को दिखा रहे हैं. ये क्वेश्चन तो एकदम सही था, पूरे नंबर मिलेंगे गोल गोल. ओके, चलिए, डू इट फास्ट. रेडी एवरीबडी? चिल्ड्रन, रेडी एवरीबडी? शेयर कैपिटल 20 and 15, व्हाट इज द चेंज? 5 लाख. माइनस में क्यों आएगा? बिकॉज ये डिक्रीज कर गया. सर शेयर कैपिटल कम हो गया मतलब कंपनी को सो कॉल्ड या तो कोई बहुत भयंकर लॉसेस हुए होंगे, रिजर्व में पैसा नहीं था वहां से नहीं झेला. बट सर रिजर्व में तो 13 लाख रुपए नजर आ रहे हैं, 14 लाख. ये तो उतने कम हुए नहीं रिजर्व. कंपनी ने हो सकता है शेयर होल्डर्स का पैसा वापस कर दिया. इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन कि आने वाले टाइम में हो सकता है कंपनी ने डिविडेंड देने लायक ना हो. सो 5 lakh as a percentage of 20 lakh children would be 25%. 14 lakh and 13 lakh, what is the difference children? 1 lakh. प्लस में रहेगा. 19 lakh और 16 lakh, the difference is 3 lakh. 2 lakh and 3 lakh, the difference is 1 lakh. And here the difference is children 8 lakhs. समझ में आ गया क्या? हाँ, 8 लाख माइनस में. परसेंटेज निकालें चलन. 3B ब्रैकेट में होगा, 1B. पूरे बैलेंस शीट में 7.5 लगी हुई है. चलिए बच्चों, तो सो कॉल्ड सिर्फ रिजर्व्स बढ़े हमारे. इट इज 7.69%. अभी तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, बट होमवर्क में आपको अपनी हेल्प करनी पड़ेगी. 3/19 चिल्ड्रन.
it is 15.79% within brackets, and then it is children 33.33% within brackets, and 8 upon 55 is 14.55% within brackets. Understood everybody how we are doing it? Difficult है कोई? अब लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने पूरी बैलेंस शीट आपको बनवाई थी पहले, नहीं तो आपको पहले तो सीक्वेंस ही रटना पड़ता। अब एक चीज से आपको रिलीफ मिल गया, जो उतना टाइम हमने इन्वेस्ट किया, दैट यू अंडरस्टैंड कि पहले शेयर कैपिटल आता है, दैट इज शेयर होल्डर फंड्स की कैटेगरी में, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर करंट, और उधर असेट में नॉन करंट असेट एंड करंट असेट। गॉट इट? डन ऑल? असेट्स पे चलें चिल्ड्रन, चिल्ड्रन असेट्स पे चलें। Again 20 and 15 the changes 5 lakh, 16 and 19 the changes 3 lakh, 14 and 13 the changes 1 lakh, and 3 and 2 again the changes 1 lakh. So बच्चों ये 25% आएगा, करेक्ट? तो सर हमारी एसेट भी कम हो गई, हमारी शेयर कैपिटल भी कम हो गई, तो मेरे को तो लग रहा है इस कंपनी के पास पैसे नहीं थे, इन्होंने शेयर होल्डर्स को एसेट दे के निपटाया। बड़ी सी बिल्डिंग में एक रूम तुम ले लो, एक रूम तुम ले लो, जिसके उससे कुछ नहीं आया उसको किचन दे दिया गया, पांडे विल गेट बाथरूम, प्लस साथ में झाड़ू पोछा वो भी। चलिए 3 lakh upon 19 lakh children is 15.79%. Then 1 lakh upon 13 lakh is 7.69%, and here it is 33.33%. तो सबको समझ में आ गया हाउ डू वी प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट? पक्का समझ गए बच्चों? चलिए तो लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस एक बार और बच्चों। नौसी चिल्ड्रन, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपको सीक्वेंस फिर लर्न होना चाहिए, बट मैक्सिमम केस में बैलेंस शीट के क्वेश्चंस में सीक्वेंस लगा हुआ आता है। ठीक है, मिल गया सबको क्वेश्चन? चलिए बच्चों, यहाँ पे आपको अगेन बैलेंस शीट नजर आ रही है। चलो टीएसजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एवरीबडी इज एबल टू सी दिस? एवरीबडी इज एबल टू सी दिस? पहले करंट ईयर दिया गया, बाद में प्रीवियस ईयर। मिल गया? मिल गया। कॉपी में एज इट इज, आईएससी स्टूडेंट्स तो हूबहू ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। सीबीएसई वाले बच्चे पहले 19 लिखेंगे और बाद में 20, और लास्ट के 2 कॉलम में एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। तो पहले तो इतना काम आप कर लें, कर लेंगे? करिए झटपट, वेरी क्विकली, टाइम अलॉटेड 5 minutes only. Children, let's start to write what is called as absolute change, and then we'll be putting percentage change. So 326 and 244, the change would be 82,000. Here it is dash. Then children 438 and 696, the change is 2,58,000. And then it is 78 and 298, it is 2,20,000. And total में change आएगा children 6,40,000. Correct? Is this correct? सही है? Then children fixed assets का change 1,38,000. Here it is 2,000. Then children 646 and 376, ये आएगा 2,70,000. And children ये change आएगा 150. Got it clear? समझ में आ गया? And here the total will again have the change 640. इन सारी वैल्यूज का जो आप एब्सोल्यूट चेंज का परसेंटेज निकालेंगे, that will be based on previous year. So it is 82,000 upon 2,44,000. It will come children 33.60%.
2,58,000 divided by 4,38,000. 58.90%. 220 divided by 78. यह आएगा बच्चों 282.05%. इससे पता लगता है कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, दैट हैज ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड. दैट्स व्हाई हमारे क्रेडिटर्स में इतना चेंज आ गया. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? Then children, 1,38,000 divided by 4,30,000. It is 32.09. 2,000 upon 4,000 is 50%. 270 upon 376, 71.80%. और 1.5 लाख upon 50,000 300%. Here it would be same, 74.42%. समझ गए सब लोग? People understood how we calculated this? All absolute change values to be divided by previous year. समझ गए? कोई query है तो please ask. Children, small editing is required. चलिए, कभी कभी बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, अच्छे वाले भी. So here it is children, 8,60,000 and 1420, 5,60,000. 560 divided by 860, 65.116 है तो 12 कर दीजिए. 65.12%. ना ओके? समझ में आ गया? पक्का? पक्का? अंडरस्टूड दिस? चलिए, होमवर्क मार्क करिए चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक इन TSG 1-6 मार्क कर लिया. 1-6 20 तक ऑलरेडी दे दिया था. देन वी हैव कॉमन साइज. ये आगे का होमवर्क है, जब आगे पढ़ेंगे तो दे देंगे. गॉट इट चिल्ड्रन? DKG में तो सिर्फ कंपैरेटिव है शायद. क्या हुआ? 1 to 6 only in balance sheet. DKG children is full of comparative. इसका कॉमन साइज कहाँ पे है कि नहीं है? कॉमन साइज है, बाद में. आई थॉट कि शायद नहीं होगा. चलिए, DKG में मार्क कर लिया चिल्ड्रन. 1 to 6 मार्क कर लिया. DKG में मार्क करिए. क्वेश्चन नंबर सो कॉल्ड 1 से लेकर टिल क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? 3 चिल्ड्रन. 4 ऑनवर्ड्स तो आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ PL है. उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन में मार्क करिए. आई गेव फ्रॉम 17th, 14 से 16 मार्क कर लीजिए. 16 बैलेंस शीट के थोड़े कम ही मिलेंगे आपको. व्हाट इट? उसका रीजन है कि बैलेंस शीट ऑलरेडी आप पिछले चैप्टर में हेडिंग्स और सब हेडिंग नेम कर चुके हैं, तो वो एक प्रैक्टिस हो चुकी है. समझ गए? चलिए, नेक्स्ट लेक्चर वुड बी द लास्ट फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू.